ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत सरस्वती वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र विशेषज्ञ व्याकरण के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय वाराणसी हमको चरक संहिता के शारीरिक स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं। आज से द्वितीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है, अतुल्य गोत्रीय। तो अब गुरु जी उसका शास्त्रीय विवेचन करेंगे, तो चलते हैं हम गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात्स्थावर जंगमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के अतुल्य गोत्रीय शरीरा नामक जो द्वितीय अध्याय है उसके विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग अतुल्य गोत्रीय शारीरक यह जो अध्याय है जिस पर ये विचार है इस पर हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि ये सूत्र ही पहला इसमें दिया गया है, अथातो तुल्य गोत्रीयम शारीरम व्याख्यास्यामः। तो ये अतुल्य गोत्रीय का तात्पर्य क्या है, पहले इसका ही अर्थ समझना चाहिए। तुल्यम गोत्रम यस्य सह तुल्य गोत्र। तुल्य मानव समान, गोत्र जैसे किसी का अत्रि गोत्र है पुरुष का और अत्रि गोत्र ही स्त्री का है, तो ये दोनों तुल्य गोत्र के माने जाएंगे, क्योंकि दोनों का एक ही गोत्र हो गया है। अतुल्य गोत्र कौन है? जिनका समान गोत्र नहीं, किसी का अत्रि गोत्र है तो किसी का वशिष्ठ गोत्र हो गया, तो यह अतुल्य गोत्र माने जाएंगे। तो न तुल्यम गोत्रम ययोः तौ अतुल्य गोत्रौ, यह होगा। अतुल्य गोत्रे भवम शरीरम तुल्य गोत्रीयम, अतुल्य गोत्रे भवम शरीरम अतुल्य गोत्रीयम। तो यहां जो व्याख्या हो रही है वो तुल्य गोत्रीय शरीर की नहीं हो रही है, अतुल्य गोत्रीय शरीर की व्याख्या हो रही है, जिसके विषय में विचार किया जा रहा है। अब ये अतुल्य गोत्री की जरूरत क्या है, क्यों इसकी व्याख्या की जा रही, क्यों बताया जा रहा है, यह हम लोग क्रमशः इस विषय पर स्पष्ट रूप से विचार करेंगे। इतिह स्माह भगवान आत्रेय। तो आचार्य आत्रेय इस विषय की व्याख्या करने के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हो रहे हैं, इसका विचार करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बिना विचार किए हुए स्वरूप नहीं बनेगा, इसलिए उस पर विचार किया जा रहा है। अब ये जो इसके विचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इस विषय में जो इसका तृतीय सूत्र और प्रथम श्लोक जिसको हम कहते हैं, अतुल्य गोत्रस्य रजक्षयांते रहो विसृष्टम मिथुनीकृतस्य किम स्यात् चतुष्पात् प्रभवं च षड्भ्यो यत् स्त्रीषु गर्भत्वमुपैति पुंसः। तो अब इस पर जो मुख्य विचार है वो ये है कि स्त्री जो गर्भधारण करती है तो किस अवस्था में कौन सा पुरुष को जो है उसको गर्भधारण कराने के लिए योग्य होता है, पहले इसका परीक्षण होता है। और गर्भधारण का काल कौन सा होता है, गर्भधारण करने का स्थान क्या होता है, तो स्थान, काल, पुरुष और स्त्री, इन सभी का विचार इसमें किया गया है।
तो सर्वप्रथम जो है पुरुष और स्त्री को कैसे होना चाहिए, तो जैसे हमने पूर्व बताया था कि अतुल्य गोत्रस्य मिथुनीकृतस्य, अतुल्य गोत्र होना चाहिए स्त्री और पुरुष को, तुल्य गोत्र का नहीं होना चाहिए। अब ये अतुल्य गोत्र का विचार कहां हो सकता है और कहां नहीं हो सकता है, ये भी विचारणीय विषय है। भारत में तो इसलिए हो सकता है कि भारत में अभी भी गोत्र में का जो स्वरूप है, जो परंपरा वो बनी हुई है, प्रायः प्रत्येक समाज में, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, शूद्र समाज हो, प्रत्येक में गोत्र परंपरा का स्वरूप विद्यमान है। और आज भी सगोत्र में विवाह करने का निषेध है, कहीं भी नहीं होता है। इसलिए वहां दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? जिन क्षेत्रों में गोत्र व्यवस्था समाप्त है, वहां पर दूसरे धर्म है, वहां पर गोत्र व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वहां पर गोत्र शब्द वैज्ञानिक दृष्टि से वो रक्त का समूहवाचक हो जाएगा। तात्पर्य है कि जो रक्त के आज के हिसाब से हम वैज्ञानिक ढंग से जिसका स्वरूप निर्धारण करते हैं, ये ए ग्रुप का है, बी ग्रुप का है, ओ ग्रुप का है, या और भी जो उसके प्रकार हैं, तो समान रक्त का स्वरूप विचार होना चाहिए वहां पर जहां पर गोत्रादि व्यवस्था नहीं है। क्योंकि यहां पर जो आज का जो वैज्ञानिक सिस्टम है, जिसको हम लोग डीएन कहते हैं, सबका डीएन अलग अलग होता है, तो डीएन का स्वरूप ही वो रक्त से ही है। डीएन से ही वंश परंपरा का निर्धारण होता है कि ये फलाने वंश का व्यक्ति है, फलाने वंश का नहीं है, जो आज वैज्ञानिक जांच होती है उसके आधार पर। तो जो तुल्य गोत्र का तात्पर्य हो गया कि जहां पर गोत्र की परंपरा व्यवस्था प्राप्त है, तो प्रायः एक गोत्र में समान रक्त की स्थिति देखी जाती है। इसलिए उसको स्थूल स्वरूप ग्रहण कर लिया गया कि जहां पर गोत्र व्यवस्था है वहां गोत्र की भिन्नता स्त्री और पुरुष की देखनी चाहिए, जहां गोत्र व्यवस्था नहीं है वहां पर रक्त व्यवस्था देखनी चाहिए कि इस दोनों का एक ही ग्रुप का रक्त नहीं होना चाहिए, भिन्न ग्रुप का होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में ही संतान का स्वरूप होगा। अगर एक रक्त ग्रुप दोनों का हो गया तो वहां पर संतान संभव ही नहीं है, चाहे 1 अरब रुपए की दवा करो तब भी। तो इसलिए अतुल्य गोत्रस्य इन्होंने कहा। तो ये हो गया दोनों की स्वरूप योग्यता, स्त्री और पुरुष की। इसके बाद जो है उसका समय होना चाहिए। समय कब बताया गया? रजक्षयांते, जब स्त्री को जो रजो दर्शन होता है, रजो दर्शन के पश्चात ही वह गर्भ धारण कर सकती है। रजो दर्शन का जो काल है वो 4 दिन का माना जाता है शास्त्र की दृष्टि से, और वैज्ञानिक दृष्टि से भी। किसी की स्त्री को 5 दिन तक भी हो जाता है, और किसी का अगर स्वास्थ्य गर्भ है तो 6 दिन 7 दिन तक भी रजो दर्शन चलता है। इसलिए शास्त्रकार ने यहाँ पर 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन का उल्लेख नहीं किया, सीधे उन्होंने मुख्य विषय पर ध्यान दिया, रजक्षयांते, जब रजो दर्शन की पूर्णता हो जाए उसके पश्चात। तो ये हो गया आपका जो है काल का समय, काल का बताया किस समय होना चाहिए, तो रजक्षयांते। और उस दृष्टि से जो शास्त्र में दृष्टि है, धर्मशास्त्र में, तो धर्मशास्त्र में रजक्षयांते उनका दिन बतलाया गया है कि जब कोई भी पर्व दिन ना हो। पर्व शब्द से यहाँ पर कोई होली दिवाली वाला पर्व नहीं है, यहाँ पर्व तिथि है। पर्व तिथि कौन है? अष्टमी है, पर्व तिथि उसको कहते हैं। इसी तरह से चतुर्दशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, ये जो तिथि हैं इनको पर्व तिथि कहा गया। और जो पूज्य तिथि है, पूज्य तिथि में से एकादशी वगैरह हो गया, व्रत का दिन हो गया। तो व्रत का दिन अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये तिथियां नहीं होनी चाहिए जिस दिन गर्भाधान हमें करना है। और दूसरा उन्होंने कहा देश होना चाहिए। देश क्या होना चाहिए? रहो विसृष्टम, एकांत होना चाहिए।
जिस क्षेत्र में, जिस जगह में पति पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति नहीं होना चाहिए। इसलिए वो काल जो माना जाता है वो रात्रि का काल, और रात्रि में भी प्रथम पहर के पश्चात और तृतीय प्रहर के पहले वो समय माना जाता है। इसलिए जो है रतिदान का जो समय है वो प्रथम प्रहर और चतुर्थ प्रहर ये अग्राह्य है। केवल यही दो प्रहर ग्राह्य होते हैं, द्वितीय प्रहर और चतुर्थ प्रहर। उसमें द्वितीय प्रहर का भी जो है उत्तरार्ध, पूर्वार्ध वो भी ग्राह्य नहीं होता है। तभी रह बनता है। ये इसकी ध्वनि कैसे होती है? रहो विसृष्टम इस शब्द से होती है, क्योंकि उसी समय जो है वो आपका समय होगा। दूसरा मिथुनी कृतस्य, दोनों के प्रेम भाव होने के पश्चात वहां पर रजो दर्शन की स्थिति होना चाहिए। तो उससे होता क्या है? किंच स्यात्, इससे क्या होगा, क्या उससे समाधान होगा? तो कहा चतुष्पाद प्रभवम षड्भ्यो यत स्त्रीषु गर्भत्वम उपैति पुंसः। तो जब वो एकांत में वो रतिदान करते हैं तो ऐसी अवस्था में वह पदार्थ क्या है? तो कहा जो 4 पाद और 6 रसों से उत्पन्न होता है, तथा जो स्त्रियों के गर्भ रूप को धारण करता है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो सभी प्रकार के उपदेश का क्रम वक्ता श्रोता के रूप में देखा जाता है, उसी क्रम का यहाँ पर भी शास्त्र में भी अनुसरण कहा जाता है। इसलिए विवाह के पश्चात जो प्रथम संस्कार होता है, जिसको गर्भ संस्कार कहा जाता है, वह गर्भाधान संस्कार ही होता है, जिसके विषय में आगे कहा जाएगा। अब इन शब्दों का जो है, जिनका है रहो विसृष्टम की अभी जो व्याख्या हम लोग कर रहे थे, तो नीति शास्त्र के अनुसार जो है वो जिसमें है उसको ऐसा होना चाहिए कि उस विषय को, मैथुन क्रिया को कोई भी जाने नहीं कि इन लोगों ने मैथुनिक क्रिया किया। इस तरह से उसका रहो विसृष्टम होना चाहिए, अर्थात कोई उसको जाने ना। तात्पर्य है कि ये सब जितनी वस्तुएं हैं, जो कार्य हैं, ये एकांत में और बिना किसी को जानने पर हो तो उससे क्या होता है? उससे उसका जो प्राप्त है, जो गर्भाधान होता है, वो उत्तम गर्भाधान का उसका स्वरूप होता है, जिसके विषय में यहाँ पर विचार किया गया। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि अतुल्य गोत्रस्य मिथुनीकृतस्य पुंसः रजक्षयांते रहो विसृष्टम चतुष्पाद प्रभ्यम षड्भ्यो यत स्त्री सुगर्भत्वम उपैति किंच स्यात्। उस पर विचार क्या करना है, उस पर हम लोग आगे विचार करेंगे, और आज का यहीं पर विचार पूर्ण होता है। तो ये बहुत ही प्रमुख विषय है जिस पर आज चर्चा प्रारंभ हुई, अतुल्य गोत्र। यानी कि विवाह करते समय हम लोग की यह परंपरा है कि समान गोत्र में विवाह नहीं करते, और अगले अंक में गुरुजी बताएंगे कि कितनी पीढ़ियों के में तुल्यता ना हो, क्योंकि ये भी देखा जाता है किस किस की तुल्यता ना हो, और तब विवाह उत्तम माना जाता है। और इस पर विस्तृत चर्चा अगले अंक में होगी। आपका दिन शुभ हो।